इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है टेलविंड सीएसएस के अंदर। टेलविंड के अंदर जो 3 लेयर्स होती हैं, कभी कभी हम चाहते हैं कि हम लोग एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर चेंजेस करें, यानी कि हम लोग जो क्लासेस ऐड करना चाहते हैं वो एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर ऐड करना चाहते हैं, या कोई भी सीएसएस लिखना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर लिखना चाहते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर लेयर को ओवरराइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग लेयर डायरेक्टिव के बारे में सीखेंगे और ये सीखेंगे कि लेयर डायरेक्टिव का यूज क्या है। यार हम डायरेक्टली अपनी टेलविंड सीएसएस जो हमारी इनपुट सीएसएस फाइल है उसमें डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं चेंजेस कर सकते, एक पर्टिकुलर लेयर को क्यों हम लोग ओवरराइड करना चाहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टाइम को बिना वेस्ट किए मैंने टेलविंड वाली टेम्पलेट को कर लिया कॉपी और यहाँ पर टेलविंड ट्यूटोरियल 10 का नाम दे दूंगा। इसका नामकरण करते हुए मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा, ये ओपन विद कोड हो जाएगी, यानी कि VS कोड में खुल जाएगी। जल्दी से npm i करूंगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर index.html में जो मेरे चीज़ें थी उनको मैं डाल के रखूँगा। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बटन डॉट लेटर से टेक्स्ट ब्लू कर देता हूँ, डॉट bg रेड 600 कर देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट ब्लू कौन सा वाला करूँ, टेक्स्ट ब्लू ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर npm रन स्टार्ट लिख दूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो सर्वर है वो चल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो जो मैंने बटन बनाया था वो आया ही नहीं, ये कैसा मजाक है। देखते हैं कैसा मजाक है, ऐसा क्यों हो रहा है यार। बटन जो मैंने बनाया वो आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो मैंने बटन क्लासेस इक्वल टू ये, इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं, लिखना तो चाहिए था कुछ। दिस इज़ अ नाइस नहीं यार, क्लिक मी लिख देता हूँ। कोई बटन के अंदर पूरा पैराग्राफ थोड़ी ना लिखता है, ठीक है। चलो लिख भी सकते हैं हम कोई, ये हमारा घटिया सा बटन टेलविंड के अंदर, ठीक है। मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कॉपी करके अच्छा भी बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी कॉपी करके ही बनाए जाते हैं आजकल सारी अच्छी चीज़ें। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, राउंडेड एक्सेल कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी खूबसूरती मिल गई बटन को मेरे। पैडिंग कर देता हूँ, मैं आपको अच्छा बटन बना के दिखाऊंगा यार। अब तो मतलब इज्जत पे आ गई ये बात। px4py2, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो ये मैंने कुछ इस तरह का बटन बना दिया है। इसको मैं थोड़ा सा 2 कर दूंगा, इसको 1 कर दूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। और इसको मैं कर दूंगा टेक्स्ट SM, और अगर मुझे अच्छा बनाना है इसको तो मुझे ब्लू नहीं वाइट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखो क्लिक मी, काफ़ी हद तक बढ़िया बना दिया। हाँ मुझे पता है कि ये कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, बट यार काफ़ी हद तक अच्छा बना दिया, ठीक है। तालियां बजा देना कमेंट्स में। अब यहाँ पर देखो क्लिक मी, मैंने एक क्लास बना दी है, बहुत ही घटिया सा बटन है। मैं अगर इसको कॉपी करूँ और उसके बाद अपनी style.css में जाऊँ और इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँ @apply, ठीक है, और ये कर दूँ और ये चीज़ मैं डाल दूँ .btn में, तो आप कहोगे यार हैरी भाई ये पिछले वीडियो में बताया तो था यार, बार बार क्यों बता रहे हो। मैं भी कहूँगा हाँ यार बताया तो था, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो इससे रिलेटेड है, इसलिए इस बात को दोबारा से बोल रहा हूँ। .btn के अंदर अगर मैंने ये अप्लाई कर दिया तो अब मैं btn को एज अ क्लास यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ये सब ना लिख के btn लिखूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप एक बात सुनो, मैं अगर चाहता हूँ कि ये मेरी लेट से यूटिलिटी लेयर्स के बाद आए, कंपोनेंट लेयर्स के बाद आए, बेस लेयर के बाद आए, तब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, इसको इसके बीचों बीच डालना पड़ रहा है। अभी ये कहाँ पर आएगा, btn मेरी CSS में कहाँ पर डिफाइंड होगी। btn मेरी CSS में डिफाइंड होगी कंपोनेंट्स लेयर के बाद और यूटिलिटीज़ लेयर से पहले। अगर मैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा, नेटवर्क पर क्लिक करूँगा, नेटवर्क पर नहीं करूँगा, सीधे एलिमेंट्स पर कहीं पर भी क्लिक करके style.css पर क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को btn क्लास दिखाऊँ तो ये 382 में आ रहा है, यानी कि मेरी सारी की सारी जो कंपोनेंट क्लासेस हैं और बेस क्लासेस हैं उनके बाद आ रहा है। अगर मैं इस btn को नीचे खिसका दूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं जितना नीचे मन चाहे खिसका सकता हूँ, ठीक है। ये बात तो आपको मालूम है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस style.css को ऐसे ही रहने दूँ और मैं इन तीनों लाइंस के बाद ऐड करूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी CSS होती है वो एक्सेसिबल नहीं होती है। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 हमने यहाँ पर लिखी हुई है लेयर्स टेलविंड की, इसके बाद में एक ऐसा कमांड लिखूँ कि ऑटोमेटिकली कंपोनेंट्स लेयर के बाद ही आ जाए, तो मैं लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब लेयर डायरेक्टिव को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आप लोग देखो। लेयर डायरेक्टिव को इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को बेसिकली कुछ करना ही नहीं है। आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि लेयर का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। लेयर का नाम लिख दो आप लोग यहाँ पर सिंपली, और लेयर का नाम लिखने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग ये चीज़ डाल दो।
अब होगा क्या कि ये जो काम है ये कंपोनेंट्स लेयर में होगा, ठीक है। अब मान लो कंपोनेंट्स लेयर में मैं लिखता हूँ डॉट कंपोनेंट्स आफ्टर, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेट अस से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैं लिख रहा हूँ इस बात को, मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, और यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स आफ्टर ढूंढूँ, कंट्रोल एफ, तो यहाँ पर देखो ये 395 लाइन में, ठीक है। और मेरी जो BTN है वो कहाँ पर है ये भी देखता हूँ, वो 395 में था, ये 382 में है। यानी कि मैंने करा क्या, बाद में लिखने के बाद भी कंपोनेंट्स वाली लेयर से पहले मैंने डाल दिया इस चीज़ को, यानी कि कंपोनेंट लेयर के बाद डाल दिया। बेसिकली आप लोग देखो यहाँ पर जो मेरी कंपोनेंट्स लेयर है, ये मेरी कंपोनेंट्स लेयर है, ये जैसे ही ख़त्म हो रही है, यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हो रही है उसके बाद कंपोनेंट्स आफ्टर आ रहा है। लेकिन ये BTN है, इसको इसने कहा डाला सीधे कंपोनेंट्स के बाद। तो किस लेयर के बाद आप लोग डालना चाहते हो, लेयर्स डायरेक्टिव आपको इस बात में मदद करता है। आप जिस भी लेयर का नाम डालोगे लेयर के बाद, यानी कि @ लेयर के बाद, वहीं पर आपकी ये जो क्लास है वो पटक दी जाएगी। इस केस में कंपोनेंट्स के बाद पटक दी गई, तो जो टेलविंड की कंपोनेंट्स लेयर है उस लेयर के एंड में इसने ये चीज चिपका दी। तो लेयर डायरेक्टिव क्या करती है, सिंपली जो भी आप इसके अंदर डालते हो जिस भी लेयर के लिए, वो उस लेयर के एंड में चिपका देती है। तो कंपोनेंट्स लेयर का हिस्सा बन चुका है BTN। तो BTN क्या बन चुका है, कंपोनेंट्स लेयर का हिस्सा बन चुका है। यार मैं इसको ना यूटिलिटीज का हिस्सा बनाना चाहता हूं, मैं BTN को एक यूटिलिटी क्लास के तौर पे यूज करना चाहता हूं। कभी कभी होगा क्या कि आप किसी क्लास को एज अ यूटिलिटी क्लास बनाना चाहेंगे जो कि टेलविंड में ऑटोमेटिकली आप लोगों को नहीं मिलती है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप लोग लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करोगे और कुछ इस तरह से करोगे। अब BTN मेरी एक यूटिलिटी क्लास है और ये अब यूटिलिटी लेयर के अंदर आती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ, आपको अगर मैं सर्च करके दिखाऊं तो ये मेरी सारी यूटिलिटी क्लासेस के बाद आएगी। अब इसके बाद जो है कुछ भी नहीं है, ये एक लास्ट क्लास है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने यहाँ पर @utilities लिख दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कहा है कि मेरी ये जो BTN क्लास है इसको एज अ यूटिलिटी क्लास बना दो। टेलविंड यूटिलिटी लेयर के अंदर डाल दो, यानी कि यूटिलिटी लेयर के एंड में डाल दो। किसको डाल दो एंड में, BTN को। तो किसी भी लेयर का हिस्सा बना सकता हूँ मैं इसके अंदर की क्लासेस को लेयर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके। आई होप कि ये चीज़ बहुत ही क्लियर थी और आप लोगों की समझ में आ गई। आई होप कि आप लोग इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। अब एक चीज़ थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यार जादुई ट्रिक आपने एक बताई थी उसको रिवील करानी है आपने, तो यार मैं भूल गया यार, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी थी उसको, बट मुझे नहीं पता था इतने सारे कमेंट्स आएंगे, लोग कहेंगे कि यार जादुई ट्रिक बता दो। तो मैं जल्दी से बताता हूँ। मेरे पास वायर का वो टुकड़ा है तो नहीं अभी, लेकिन मैं ये USB केबल के एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ। देखो यार था क्या कि मैंने एक वायर का टुकड़ा लिया था, ये ब्लैक वायर है, मैं वाइट लेता हूँ, ठीक है। कहाँ से लाऊँ मैं वाइट वायर, ये है मेरा ईयरफोन है, इससे मैं करता हूँ। ये मैंने एक वायर लिया था, ठीक है, मान लो मैंने ये वायर लिया, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा और मैंने ऐसे डाला था और मैंने यहाँ से कट कर दिया था और कट करने के बाद कुछ इसको अंदर डाला था और फिर कुछ ऐसे करके आपको वापस से वो वायर दिखा दिया था। तो मैंने किया क्या था ना कि जैसे ये वाइट वायर है, मेरे पास आइडेंटिकल वायर का इतना बड़ा टुकड़ा इस शेप में ऑलरेडी यहाँ पर हाथ में मैंने छिपा रखा था, ठीक है। जब मैंने इस वाले वायर को नीचे से डाला तो मैंने उस टुकड़े को, जो इतना बड़ा टुकड़ा मैंने डाला था ना हाथ में, उसको मैंने यहाँ से निकाला ऐसे करके। और जो वायर था, जैसे ये वायर है, ये वायर सुरक्षित यहाँ पर मेरे हाथ में बंद था, उस टुकड़े को काट के मैंने उस टुकड़े को अपने हाथ में डाल दिया। फिर ऐसे करके मैंने ऐसे खींच लिया, वो टुकड़ा अभी भी मेरे हाथ में था और मैंने ऐसे करके नीचे फेंक दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो इस मैजिक ट्रिक को। अब जैसे कि मैं परफॉर्म कर रहा था ये मैजिक ट्रिक आप लोगों के सामने, तो मेरे पास ये मौका था कि मैं नीचे फेंक सकता हूँ। अगर आप लोग किसी बच्चे के सामने कर रहे हो, नीचे ऑडियंस नहीं है या फिर ऑडियंस आपसे दूर है, तो आप ऐसे करके फेंक सकते हो उसको नीचे और उसका वायर दिखा सकते हो, उनसे कह सकते हो लो इंस्पेक्ट कर लो, नीचे कोई देखना नहीं चाहिए, आपका वायर दिखना नहीं चाहिए। और इस तरह से मैंने मैजिक ट्रिक करी थी। कुछ मैजिशियंस क्या करते हैं कि इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं और उनका जो बैकड्रॉप होता है, उनके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो उस वायर के कलर का ही होता है, तब वो ऐसे फेंकते हैं टेक्निक से, तो उड़ते हुआ वो वायर दिखता भी नहीं है क्योंकि उस वायर का कलर और बैकड्रॉप का कलर सेम होता है। तो इस तरह से इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है। अगर आप लोग जादुई शोज़ देखते हैं, जो कि बच्चे देखते हैं, बच्चे नहीं बड़े भी देख लेते हैं आजकल कभी कभी, तो आप लोगों को पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.